गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे डीडी संक्रमण के लिए वर्ण नियम, सिलेक्शन रूल्स फॉर डीडी ट्रांजिशन, आवेश स्थानांतरण संक्रमण और डीडी संक्रमण में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में अपन ने जाना था। और आवेश स्थानांतरण जो संक्रमण होता है उसका जो सेकंड टाइप था एमएलसीटी। एमएलसीटी होता क्या है इसके बारे में अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं डीडी संक्रमण के लिए जो वर्ण नियम थे, डीडी संक्रमण के लिए जो चयन नियम थे, सिलेक्शन रूल थे, ये मैंने आपको बताए थे दो प्रकार के होते हैं। डीडी संक्रमण के लिए चयन नियम मुख्यतया कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला मैंने आपको कल बताया था कौन सा होता है? चक्रण वर्ण नियम। फर्स्ट चक्रण वर्ण नियम होता है और दूसरा जो रूल होता है वो कौन सा रूल होता है? लापोर्ट वर्ण नियम। इसको हम बोलते हैं लापोर्ट सिलेक्शन रूल। और डीडी संक्रमण जो है उसके लिए जो वर्ण नियम है उसके जो प्रिंसिपल होता है, इनका प्रिंसिपल किस प्रकार से कार्य करता है, तो इसके प्रिंसिपल के बारे में भी अपन ने कल की क्लास में अध्ययन कर लिया था। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डीडी संक्रमण के लिए जो वर्ण नियम है इन दोनों वर्ण नियमों के बारे में। फर्स्ट जो वर्ण नियम है वो कौन सा है? चक्रण वर्ण नियम। और सेकंड जो वर्ण नियम है वो कौन सा आता है? लापोर्ट वर्ण नियम। तो यहाँ पे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से चक्रण वर्ण नियम। चक्रण वर्ण नियम होता क्या है? तो देखिए इसको यहाँ से, इसकी परिभाषा में आप यहाँ से क्या बता सकते हो? चक्रण वर्ण नियम, इस नियम को निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। ये जो नियम है इसकी हम यहाँ पे चार परिभाषाओं के बारे में डिस्कस करेंगे कि चक्रण जो वर्ण नियम होता है उसको हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन देखिए इसकी, केवल वे ही इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण अनुमत हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो फर्स्ट परिभाषा में आपको ये बताना है कि चक्रण वर्ण नियम में केवल वे ही इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण अनुमत होते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अनुमत का मतलब मैंने आपको बताया था, अनुमत का मतलब क्या होता है? अलाउड होता है। अनुमत का मतलब यहाँ पे अलाउड होता है। और फर्स्ट जो परिभाषा है इसमें क्या बताया गया है कि केवल वे ही इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण अलाउड होते हैं अर्थात अनुमत होते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात यहाँ से जो डेल एस का मान होगा वो 0 के इक्वल होगा। यदि डेल एस का मान यहाँ पे 0 के इक्वल हो रहा है तो ये कैसा संक्रमण होगा? अनुमत संक्रमण के नाम से यहाँ पे जाना जाएगा। सेकंड, यदि यहाँ पे डेल एस का मान नॉट इक्वल टू 0 है इस प्रकार से, तो इस प्रकार का जो संक्रमण होगा वो कौन सा संक्रमण होगा? वर्जित संक्रमण के नाम से उसको जाना जाएगा। तो यहाँ से फर्स्ट परिभाषा में आपको यही रिटर्न करना है कि केवल वे ही इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण अनुमत होते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सेकंड परिभाषा में आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि एक संक्रमण तभी अनुमत हो सकता है, अर्थात एक जो संक्रमण होता है वो तभी अलाउड हो सकता है, अनुमत हो सकता है जब परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या में परिवर्तन डेल एस इक्वल टू 0 हो।
परिणामी चक्रण क्वांटम जो संख्या है डेल एस का जो मान है उसका मान क्या होना चाहिए, इसके लिए 0 होना चाहिए। अर्थात परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या, और यहाँ पे परिणामी चक्रण जो क्वांटम संख्या है वो क्या है, एस है। एस के मान में क्या है, स्थानांतरण से पूर्व और स्थानांतरण के पश्चात कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये कौन सा नियम कहलाता है, चक्रण वर्ण नियम। तो यहाँ से चक्रण वर्ण जो नियम है इसमें फर्स्ट कंडीशन आपको यहाँ से अप्लाई करनी है, डेल एस का मान क्या होना चाहिए। चक्रण वर्ण नियम में फर्स्ट कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, डेल एस का मान इक्वल टू 0 होना चाहिए। अर्थात केवल वे ही इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण अनुमत होते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर डेल एस का जो मान है वो क्या कहलाता है, डेल एस में यहाँ पे एस जो है, एस क्या कहलाता है, यहाँ पे एस यहाँ पे चक्रण क्वांटम संख्या कहलाती है। और चक्रण जो क्वांटम संख्या होती है एस, इसका जो मान होता है वो स्थानांतरण से पूर्व और स्थानांतरण के पश्चात क्या रहता है, परिवर्तित नहीं होता है। तो यहाँ पे डेल एस का मान 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है वो अनुमत अलाउड संक्रमण कहलाता है। यहाँ पर एस जो होता है उसको हम चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं, और चक्रण क्वांटम संख्या का जो मान होता है वो स्थानांतरण से पूर्व तथा स्थानांतरण के पश्चात उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये दोनों जो परिभाषाएं हैं ये समान परिभाषाएं। इसी प्रकार से यहाँ से इसकी थर्ड परिभाषा जो है उसमें आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, अब ये तो कैसा संक्रमण हो गया, यहाँ से अनुमत संक्रमण हो गया। कैसा संक्रमण हो गया, अनुमत संक्रमण हो गया। अर्थात जब डेल एस का मान क्या हो, 0 हो, चक्रण क्वांटम संख्या एस के मान में स्थानांतरण से पूर्व और स्थानांतरण के पश्चात यदि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो चक्रण वर्ण नियम के अनुसार ये जो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं ये कैसे होते हैं, अनुमत होते हैं। इसके विपरीत यदि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो ये डेल एस था, यहाँ पे डेल एस का जो मान है, डेल एस का ये मान जो है यदि नॉट इक्वल टू 0 है, डेल एस का जो मान है यदि नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, अर्थात ये प्रतिबंधित होते हैं। इस प्रकार का जो संक्रमण होता है इसको हम वर्जित संक्रमण कहते हैं। कौन सा संक्रमण कहते हैं, वर्जित। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फॉरबिडन संक्रमण। तो चक्रण वर्ण जो नियम होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डेल एस का मान यदि नॉट इक्वल टू 0 रहता है तो इस प्रकार का जो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है वो प्रतिबंधित होता है, वर्जित होता है और फॉरबिडन संक्रमण के नाम से उसको हम जानते हैं। फोर्थ बात इसने क्या बताई थी चक्रण वर्ण नियम में, कि केवल उन ऊर्जा अवस्थाओं में ही इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण संभव होता है जिनकी बहुलकता का मान समान होता है। और बहुलकता को हम किससे दर्शाते हैं, मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं इसको। तो थर्ड पॉइंट तो ये हो गया, इसमें डेल एस का मान क्या हो गया, यहाँ से नॉट इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। डेल एस का मान नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो यहाँ से कौन सा संक्रमण हो गया अभी, वर्जित संक्रमण अर्थात फॉरबिडन संक्रमण। फोर्थ बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि केवल उन ऊर्जा अवस्थाओं में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण संभव होता है जिनकी बहुलकता का मान मल्टीप्लिसिटी का मान समान होता है। और मल्टीप्लिसिटी जो होता है, बहुलकता जो होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2s+1। तो यहाँ से जो बहुलकता होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2s+1। या इसको हम ये लिख सकते हैं इस प्रकार से, n+1, 2s+1 लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं इसको हम, n+1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी बहुलकता का मान 2s+1 का मान और n+1 का मान
यदि यहाँ पे समान है तो यहाँ पर कौन सा संक्रमण होगा? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होगा वो क्या होगा? संभव होगा। और यही बहुलकता का मान क्या है? अलग अलग है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होगा वो क्या होगा? वर्जित इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण यहाँ पे पाया जाएगा। अब इसके पश्चात आपको क्या ध्यान रखना है कि कोई भी जो परमाणु होता है, आयन होता है, उसकी बहुलकता का जो मान होता है उसमें उपस्थित जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई भी जो परमाणु होता है या आयन जो होता है उसकी बहुलकता का जो मान होता है उसमें उपस्थित जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या पर ये क्या करता है? निर्भर करता है यहाँ से। तो बहुलकता का मान मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है? 2s+1, या इसको हम क्या लिख सकते हैं? n+1। यहाँ पर ये मैंने आपको बताया s क्या होता है? परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या। s यहाँ पे क्या कहलाता है? परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या। और n यहाँ पे क्या कहलाता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n यहाँ पे क्या कहलाता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ से देखिए इसको आप, किसी परमाणु अथवा आयन की बहुलकता उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर क्या करती है? निर्भर करती है। और बहुलकता को हम किससे दर्शाते हैं? मल्टीप्लिसिटी होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2s+1। या इसको हम किससे दर्शाते हैं? n+1 से। और ये मैंने आपको बताया s यहाँ पे क्या कहलाता है? परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या। और n यहाँ पे क्या कहलाता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर यदि दो परमाणु हैं और दोनों परमाणु में यदि 2s+1 का मान 2s+1 के इक्वल है, यदि दो परमाणु हैं और दोनों परमाणु में 2s+1 का मान किसके इक्वल है? 2s+1 के, या हम कह सकते हैं दोनों परमाणु में n+1 का जो मान है वो किसके इक्वल है? n+1 के मान। तो यहाँ से जो दोनों संक्रमण होंगे, ये दोनों संक्रमण कैसे होंगे? अलाउड संक्रमण होंगे, अर्थात ये अनुमत संक्रमण कहलाएंगे। और यदि इनमें दोनों का जो मान है वो अलग अलग होता है तो इस प्रकार से जो संक्रमण होगा वो क्या होगा? फॉरबिडन होगा। अर्थात इस प्रकार का जो संक्रमण होगा वो कैसा संक्रमण कहलाएगा? वर्जित संक्रमण के नाम से इस प्रकार के संक्रमणों को जाना जाता है। अब इसके पश्चात, ये तो इसकी परिभाषा थी यहाँ तक। इसके पश्चात हम यहाँ से अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों से संबंधित जो बहुलकता होती है और स्पेक्ट्रम होते हैं उनको यहाँ पे दर्शाया गया है एक सारणी के द्वारा। तो यहाँ से अब हम आगे डिस्कस करते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों से संबंधित जो बहुलकता होती है और उसके स्पेक्ट्रमी जो नाम होते हैं वो किस प्रकार से दिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ से ये सारणी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। इस सारणी में देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। फर्स्ट जो बॉक्स है इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है इसको किससे दर्शाया गया है? स्मॉल n से। सेकंड जो बॉक्स है, इस बॉक्स में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या। और परिणामी चक्रण जो क्वांटम संख्या है इसको किससे दर्शाया गया है? s से दर्शाया गया है। इसके पश्चात बहुलकता दिया हुआ है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं बहुलकता दिया हुआ है, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिसिटी के नाम से इसको जाना जाता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे 2s+1 n+1।
इसके पश्चात यहाँ से इसके स्पेक्ट्रमी नाम दिए गए हैं कि इसके स्पेक्ट्रमी नाम क्या हैं। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या है, ये बहुलकता का मान है और ये स्पेक्ट्रमी नाम है। तो ये यहाँ से किस प्रकार से आते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए n के मान दिए हुए हैं। फर्स्ट में देखिए n इक्वल टू 0 है, तो n इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे आप 0 रखोगे तो ये 1 प्राप्त होगा। और इसके लिए जो परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या है s का मान भी 0 है, तो यहाँ पे आप 0 रखोगे तो क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ से भी 1 प्राप्त हो रहा है और यहाँ से भी क्या प्राप्त हो रहा है, 1। यदि यहाँ पर बहुलकता का मान, मल्टीप्लिसिटी का मान 1 प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, तो स्पेक्ट्रमी नेम होगा वो क्या होगा, एकक अवस्था होगी। कौन सी अवस्था होगी, वो एकक। तो यहाँ से यदि बहुलकता का मान 1 प्राप्त होता है तो यहाँ से कौन सी अवस्था होती है, एकक अवस्था होती है। सेकंड कंडीशन देखिए, यहाँ से सेकंड कंडीशन में n का मान यहाँ पे 1 दिया हुआ है और परिणामी क्वांटम संख्या का जो मान है वो हाफ दिया हुआ है। तो देखिए 2s का मान कितना दिया हुआ है, हाफ प्लस 1, कितना प्राप्त हुआ, यहाँ से 1 प्लस 1 2 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार यहाँ से n का मान 1 दिया हुआ है तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 प्राप्त हो रहा है। तो ये जो अवस्था होगी ये कौन सी अवस्था कहलाएगी, डबलेट अवस्था कहलाएगी। कौन सी अवस्था कहलाएगी, यहाँ से डबलेट अवस्था, द्विक अवस्था के नाम से इसको जाना जाता है। इसी प्रकार यदि यहाँ से मैं बात करूँ n इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ हो 2, n का मान 2 दिया हुआ है और s का मान 1 दिया हुआ है, तो n का मान 2 कितना हो गया, ये 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 हो गया। और s का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमें दोनों जो मान है बहुलकता के वो 3 प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए यहाँ से जो ये अवस्था होगी, कौन सी अवस्था होगी, त्रिक अवस्था, ट्रिपलेट अवस्था के नाम से इसको जाना जाता है। इसी प्रकार से यदि n का मान 3 दिया हुआ हो, n का मान 3 दिया हुआ है तो कितना हो गया, 3 प्लस 1 इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ, 4। और यहाँ पे s का मान 3/2 दिया हुआ है, s के स्थान पे 3/2 रखो, प्लस का कितना हो गया, 1, 2 से 2 कैंसिल, 3 और 1 4। तो यहाँ से जो अवस्था प्राप्त होगी वो कैसी अवस्था प्राप्त होगी, चतुष्क अवस्था प्राप्त होगी। कैसी अवस्था प्राप्त होगी, यहाँ से चतुष्क अवस्था। फिफ्थ कंडीशन में यहाँ पे आपको n का मान 4 दिया हुआ है। n का मान यदि 4 दिया हुआ है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 हो गया। और s का जो मान है वो 2 दिया हुआ है, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इस फॉर्मूले में रखते हैं मान, तो ये कितना हो गया, 5। अर्थात जो अवस्था होगी वो कौन सी अवस्था होगी, पंचम अवस्था होगी। लास्ट यहाँ पे आपको दिया हुआ है n का मान 5 दिया हुआ है, n का मान यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 प्लस 1 इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ, 6। एंड यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, s का जो मान हो कितना दिया है, 5/2, ये कितना हो गया, 2 इंटू 5/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, 5 और 1 1 6 हो गया। ये जो अवस्था हमें प्राप्त हुई ये कौन सी अवस्था प्राप्त हुई, यहाँ से षष्टक अवस्था यहाँ से क्या हुई, हमें प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार से यदि आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता हो और परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या का मान यदि यहाँ से आपको पता हो, तो उसकी सहायता से आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, इसकी बहुलकता का मान, मल्टीप्लिसिटी का मान निकाल सकते हो। एकक अवस्था है ये, द्विक अवस्था है, त्रिक अवस्था है, चतुष्क है, पंचम है या षष्टक है।
अभी जो अवस्थाएं हमें यहाँ से प्राप्त हुई हैं, इन अवस्थाओं से आप किस प्रकार से डिफाइन करोगे कि ये जो संक्रमण हमें प्राप्त हो रहे हैं, ये संक्रमण अनुमत हैं या वर्जित हैं? तो यहाँ से आप ध्यान रखना, जो अलाउड संक्रमण होते हैं, अलाउड का मतलब क्या होता है यहाँ पे? अनुमत संक्रमण। अनुमत जो ट्रांजिशन होते हैं, अनुमत ट्रांजिशन में जो संक्रमण होता है, यहाँ से एकक अवस्था प्राप्त हुई, द्विक, त्रिक, चतुष्क, पंचम और षष्ठक। तो यहाँ से जो ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉनों का, वो किस प्रकार से हो कि ये अनुमत रहें और वर्जित रहें। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, यदि ट्रांजिशन एकक अवस्था से एकक में हो रहा है, द्विक अवस्था से द्विक में हो रहा है, त्रिक अवस्था से त्रिक में हो रहा है, तो फर्स्ट बात आपको ध्यान रखना है, यदि इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांजिशन है वो एकक अवस्था से एकक अवस्था में हो रहा है, एकक से एकक अर्थात समान अवस्था में हो रहा है, एकक अवस्था से एकक अवस्था में हो रहा है, द्विक अवस्था से द्विक अवस्था में हो रहा है, त्रिक अवस्था से त्रिक अवस्था में हो रहा है, चतुर्थ अवस्था से चतुष्क अवस्था में, पंचम अवस्था से पंचक में और षष्ठक का षष्ठक अवस्था में। तो इस प्रकार से जो ट्रांजिशन होगा, ये जो ट्रांजिशन होगा, ये कैसा ट्रांजिशन होगा? अनुमत ट्रांजिशन होगा, अलाउड ट्रांजिशन के नाम से इसको हम जानते हैं। इसके विपरीत यदि यहाँ से जो ट्रांजिशन है वो एकक से एक अवस्था छोड़कर हो रहा है, जैसे एकक से कौन सी अवस्था में हो रहा है? त्रिक अवस्था। जैसे ट्रांजिशन यहाँ से सेकंड कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, यदि ट्रांजिशन एकक जो अवस्था है, एकक अवस्था से द्विक अवस्था में ना होकर कौन सी अवस्था में हो रहा है? त्रिक अवस्था में। इसी प्रकार द्विक अवस्था से किस में हो रहा है? त्रिक में ना होकर किस में हो रहा है? चतुष्क अवस्था में। और इसी प्रकार यहाँ से एकक जो अवस्था है, त्रिक जो अवस्था है, यहाँ से दोबारा ले लेते हैं, त्रिक जो अवस्था है, त्रिक अवस्था से ट्रांजिशन किस में हो रहा है? एकक अवस्था में। तो इस प्रकार से ये जो ट्रांजिशन हो रहे हैं, एकक अवस्था से त्रिक अवस्था में, द्विक अवस्था से चतुष्क अवस्था में और त्रिक अवस्था से एकक अवस्था में, अर्थात सेम में ट्रांजिशन नहीं हो रहे हैं, एक छोड़कर यहाँ पर, एक अवस्था छोड़कर यहाँ पे ट्रांजिशन प्रदर्शित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जो ये ट्रांजिशन होंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? फॉरबिडन ट्रांजिशन के नाम से जानते हैं। इनको हम वर्जित ट्रांजिशन कहते हैं। कौन सा ट्रांजिशन कहते हैं? वर्जित ट्रांजिशन के नाम से इसको जाना जाता है। अब यहाँ से अनुमत और जो वर्जित संक्रमण है, इसको समझने के लिए तो ये सारणी थी यहाँ पे आपकी बहुलकता के लिए। स्पेक्ट्रमी जो यहाँ पे ये प्राप्त हो रहे हैं, एकक, द्विक, त्रिक अवस्था, तो इनसे अलाउड और जो फॉरबिडन ट्रांजिशन होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, इसके बारे में अपन ने यहाँ पे अध्ययन किया। तो यहाँ से ध्यान रखना है आपको, इस प्रकार से अनुमत संक्रमण कौन कौन से होंगे, अर्थात जो अलाउड संक्रमण होंगे, अलाउड संक्रमण कौन कौन से होंगे? एकक से यदि एकक में हो रहा है, द्विक से द्विक में हो रहा है और त्रिक से त्रिक में यदि संक्रमण ट्रांजिशन हो रहा है, तो कौन सा ट्रांजिशन होगा यहाँ पे? अलाउड। लेकिन जो वर्जित संक्रमण है अर्थात फॉरबिडन जो ट्रांजिशन होते हैं, वर्जित जो ट्रांजिशन होते हैं, इसमें क्या होता है? एकक से त्रिक में एक अवस्था यहाँ पे बीच में छूट जाती है, एकक से त्रिक में, द्विक से चतुष्क में और एकक से त्रिक में। यहाँ पर एकक से त्रिक अपन ने पहले ही लिख दिया है ऊपर, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो इसके स्थान पे? त्रिक से किस में होगा? ये एकक में।
त्रिक से कौन सी अवस्था में होगा ट्रांजिशन? एकक अवस्था में यदि हो रहा है तो यहाँ पे जो संक्रमण होगा, कौन सा संक्रमण होगा? वर्जित संक्रमण के नाम से इसको जाना जाएगा। अब चक्रण वर्ण नियम जो है, इसके अनुसार जो अनुमत संक्रमण होते हैं और वर्जित जो संक्रमण होते हैं, इसको हम निम्न डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें अनुमत जो संक्रमण है और वर्जित जो संक्रमण है उनको दर्शाया गया है। तो यहाँ देखिए इस डायग्राम में आप यहाँ पे देखिए, ये इसकी मूल अवस्था है, ग्राउंड स्टेट अवस्था है, ये इसकी एक्साइटेड अवस्था है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट अवस्था है, ये एक्साइटेड स्टेट। इसी प्रकार ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। अब यहाँ से ये क्या करता है, एच म्यू फोटोन का क्या करता है, अवशोषण करता है। और एच म्यू फोटोन का अवशोषण करने के पश्चात यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन है वो इसके उत्तेजित अवस्था वाले कक्षक में हो जाता है। और ये जो ट्रांजिशन हो रहा है ये विपरीत दिशा में हो, इसका चक्रण ऊपर की तरफ है और इस इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्या है, नीचे की तरफ है। तो यहाँ से मैं यदि इसके लिए मैं S का मान निकालूँ तो S इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हाफ। दूसरे जो इलेक्ट्रॉन है उसका चक्रण विपरीत दिशा में है, इसलिए क्या हो गया, माइनस हाफ। तो S का मान यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, 0। लेकिन मैं इस कंडीशन के लिए S का मान निकालूँ तो S इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके लिए, इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ, और इसका चक्रण जो है वो विपरीत है, क्या हो गया, माइनस हाफ। प्लस हाफ और माइनस हाफ 0। तो यहाँ पर जब हम डेल एस निकालते हैं, डेल एस क्या होता है, ये तो S1 हो गया, ये क्या हो गया, S2 हो गया। तो डेल एस जब यहाँ से निकालेंगे तो S2 माइनस S1 कर सकता हूँ मैं यहाँ से, S2 माइनस S1। तो डेल एस का मान जो है वो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहे हैं। और ये जो चक्रण वर्ण नियम था, चक्रण वर्ण नियम में यदि डेल एस का मान 0 प्राप्त होता है तो अनुमत संक्रमण होता है कि फोरबिडन। चक्रण वर्ण नियम में यदि डेल एस का मान 0 प्राप्त होता है तो यहाँ से कौन सा संक्रमण होता है, अनुमत संक्रमण अर्थात अलाउड संक्रमण के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट जो कंडीशन थी, इस फर्स्ट कंडीशन में ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं इनकी दिशा आपस में विपरीत है। तो यहाँ से हम S1 का मान निकालते हैं। S1 इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस हाफ, दूसरा विपरीत दिशा में है इसलिए माइनस हाफ, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से अब इनका जो क्या है, फोटोन का अवशोषण करते हैं और फोटोन का अवशोषण करके एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। इसका चक्रण देखो ऊपर की दिशा में, इसका चक्रण नीचे की तरफ, इसका प्लस हाफ हो जाएगा, इसका माइनस हाफ। तो यहाँ से S2 जब हम निकाल लेंगे तो ये क्या हो गया, प्लस हाफ माइनस हाफ 0। तो यहाँ से डेल एस यदि हम निकालें तो S2 माइनस S1 हो गया और डेल एस इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हुआ, 0। और डेल एस का मान यदि 0 प्राप्त हो रहा है तो इस प्रकार से जो ट्रांजिशन होगा वो अलाउड ट्रांजिशन के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार यदि हम यहाँ पे इसकी दूसरी कंडीशन की बात करें, सेकंड जो कंडीशन है इसकी, सेकंड इस कंडीशन में यहाँ देखिए, इस कंडीशन में क्या है, S1 का मान मैं यदि निकालूँ तो ये प्लस हाफ और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है विपरीत दिशा में है तो माइनस हाफ हो गया। अब यहाँ से S1 इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। सेकंड कंडीशन में यहाँ देखिए इसका जो चक्रण है वो क्या हो गया, प्लस हाफ, और इसका भी क्या हो जाएगा, प्लस हाफ, क्योंकि इन दोनों की दिशा आपस में क्या है, समान है। तो यहाँ से यदि मैं S2 का मान निकालूँ तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हाफ,
प्लस ऑफ 1 हो गया यहाँ से। और यदि मैं यहाँ से डेल एस का मान निकालूँ, डेल एस इक्वल टू निकालूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये S2 माइनस S1, 1 माइनस 0 1 हो गया। अब यहाँ से चक्रण वर्ण जो नियम है, चक्रण वर्ण नियम क्या कहता है, तो इसके लिए डेल एस का मान 0 के इक्वल आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे डेल एस का मान किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे डेल एस का मान नॉट इक्वल टू 0 है। अर्थात यहाँ पे डेल एस का मान किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका मान हमें नॉट इक्वल टू 0 प्राप्त हो रहा है। इसलिए इस प्रकार का ये जो संक्रमण होगा, ये कौन सा संक्रमण होगा, फॉरबिडन संक्रमण के नाम से इसको हम जानेंगे। तो ये था आपका चक्रण वर्ण नियम। चक्रण जो वर्ण नियम होता है वो क्या होता है, तो चक्रण वर्ण जो नियम है, इस नियम के अंतर्गत आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ से इसको फर्स्टली स्टार्टिंग से ही क्या क्या इसमें ध्यान रखना है चक्रण वर्ण नियम में। तो चक्रण वर्ण जो नियम है, इसमें मैंने आपको 4 परिभाषाएं बताई। 4 परिभाषाएं आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फर्स्टली तो इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि चक्रण वर्ण जो नियम होता है, उसमें डेल एस का मान यदि इक्वल टू 0 होता है तो यहाँ पे अनुमत संक्रमण होता है, अर्थात अलाउड संक्रमण होता है। और डेल एस का मान यदि 0 होता है तो यहाँ पे परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या एस के मान में स्थानांतरण से पूर्व और स्थानांतरण के पश्चात कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो फर्स्ट आपको इसमें ध्यान रखना है, डेल एस का मान यदि 0 के इक्वल है तो अनुमत होगा। सेकंड आपको यहाँ से ध्यान रखना है, डेल एस का मान यदि नॉट इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे फॉरबिडन होगा, प्रतिबंधित होगा, वर्जित संक्रमण के नाम से इसको हम जानेंगे। फोर्थ परिभाषा में आप इसकी ध्यान रख सकते हो कि इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है, इसकी भावुकता का मान यदि समान है तो यहाँ पे संक्रमण जो होगा अलाउड होगा, और बहुलकता का मान यदि असमान है, अलग अलग है, तो यहाँ पे जो संक्रमण होगा वो क्या होगा, वर्जित होगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी जो परमाणु और जो आयन होता है, उसकी बहुलकता का जो मान होता है, उसमें उपस्थित जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या पर क्या करता है, निर्भर करता है। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है और एस का जो मान होता है, चक्रण क्वांटम संख्या का जो मान होता है, उसके आधार पर हम जो कोई भी परमाणु और जो आयन होता है उसकी स्पेक्ट्रमी जो नाम है उसका निर्धारण यहाँ से हम कर सकते हैं। इसके इस सारणी के माध्यम से हम यहाँ से इसके स्पेक्ट्रमी जो नाम है इनकी क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। तो यहाँ से अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता हो, एस का मान पता हो, तो यहाँ से बहुलकता निकाल सकते हैं, और इसका स्पेक्ट्रमी जो नाम है वो क्या होगा, इसके बारे में हम पता कर सकते हैं। इसके पश्चात मैंने आपको बताया था कि चक्रण वर्ण जो नियम होता है, यदि इसमें एकक से एकक हो रहा है, द्विक से द्विक हो रहा है, त्रिक से त्रिक हो रहा है, तो इस प्रकार का जो संक्रमण होगा वो कैसा संक्रमण होगा, अलाउड होगा। एकक से त्रिक हो रहा है, द्विक से चतुष्क हो रहा है, त्रिक से एकक हो रहा है, तो इस प्रकार के जो संक्रमण होंगे वो कैसे संक्रमण होंगे, फॉरबिडन संक्रमण होंगे। इसके पश्चात यहाँ से अपन ने इसको इस डायग्राम के माध्यम से एक्सप्लेन किया कि एकक अवस्था कब होगी, त्रिक अवस्था कब होगी, कौन सा संक्रमण वर्जित होगा, कौन सा संक्रमण अलाउड होगा। तो ये जो था आपका फर्स्ट लॉ, चक्रण वर्ण नियम। इम्पोर्टेंट है दोनों नियम, चक्रण वर्ण नियम और लापोर्ट वर्ण नियम। तो फर्स्ट यहाँ पे नियम समाप्त होता है। पहला जो नियम था वो कौन सा नियम है, यहाँ पे चक्रण वर्ण नियम। अब यहाँ पे हम सेकंड नियम स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा जो नियम है यहाँ पे कौन सा नियम है, लापोर्ट वर्ण नियम।
लापोर्ट वरण नियम, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? लापोर्ट सलेक्शन रूल। तो देखिए लापोर्ट जो वर्ण नियम है, लापोर्ट वर्ण नियम को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जीरेड और अनजीरेड क्या है, जीरेड क्या होता है और अनजीरेड क्या होता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले लापोर्ट जो वर्ण नियम होता है, इसको समझने के लिए आपको यहाँ पे दो वर्ड मिलेंगे, एक जीरेड मिलेगा, जी से डिनोट होगा, और दूसरा क्या मिलेगा, अनजीरेड। तो जीरेड का मतलब होता है यहाँ पे सम, जीरेड का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सम। और अनजीरेड जो होता है, अनजीरेड को हम क्या कहते हैं, विषम के नाम से जानते हैं। सम का मतलब होता है यहाँ पे समान, सम मतलब क्या हो गया यहाँ पे, सम का मतलब होता है समान, और विषम का मतलब होता है असमान। तो यहाँ पे देखिए आपको लैपोर्ट वर्ण जो नियम है, इसमें दो वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, जी और यू। जी का मतलब होता है जीरेड, और जीरेड को हम हिंदी में कहते हैं सम। यू का मतलब होता है अनजीरेड, और अनजीरेड को हम क्या कहते हैं, विषम या असमान। अब यहाँ पे सम का मतलब समान हो गया, विषम का मतलब असमान हो गया। अब समान का मतलब क्या हुआ, समान का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो कोणीय तरंग फलन होंगे, जो कोई भी जो परमाणु होंगे, इन परमाणुओं के जो नाभिक होंगे, इनको विपरीत दिशाओं से क्या करते हैं, समान दूरी पर लाते हैं। तो इनका जो कोणीय तरंग फलन होगा, एंगुलर वेव जो फंक्शन होगा, उसका मान यदि समान प्राप्त हो रहा है, अर्थात इसका मान प्लस प्लस प्राप्त हो रहा है, समान प्राप्त हो रहा है, दोनों का मान क्या प्राप्त हो रहा है, प्लस प्लस, या दोनों का मान क्या प्राप्त हो रहा है, माइनस माइनस हमें प्राप्त हो रहा है, तो क्या होगा, जीरेड होगा, सम होगा, अर्थात समान होगा। और जो जीरेड कक्षक होते हैं, जीरेड कक्षक में जो कौन कौन से कक्षक आते हैं, जीरेड जो कक्षक होते हैं, इसमें एक तो एस कक्षक आता है और एक डी कक्षक आता है। जीरेड जो कक्षक होते हैं उनमें कौन सा कक्षक आता है, एक तो एस कक्षक आता है, क्योंकि उसमें प्लस 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 चार्ज क्या होते हैं, एक समान रूप से वितरित रहते हैं। और डी जो कक्षक होता है, इसमें प्लस चार्ज भी रहते हैं दोनों, और क्या रहते हैं, दो माइनस चार्ज रहते हैं। इसलिए यहाँ पे एस और जो डी कक्षक होते हैं वो जीरेट होते हैं, सम होते हैं, समान होते हैं, इनकी सम्मिति क्या रहती है, समान रहती है। इसके विपरीत यदि मैं अनजीरेट की बात करता हूँ, अनजीरेट को हम विषम कहते हैं, असमान कहते हैं। दो जो परमाणु हैं उनके नाभिकों को विपरीत दिशा से पास में लाएंगे, तो इनके जो वेव फंक्शन होंगे, तरंग फलन होंगे, एक माइनस होगा, दूसरा किसका होगा, प्लस का होगा। एक माइनस का है तो दूसरा किसका होगा, प्लस का, और एक प्लस का है तो दूसरा किसका होगा, माइनस का होगा। इसको हम क्या कहते हैं, अनजीरेट कहते हैं, विषम। अब जीरेट का तो एग्जाम्पल कौन सा हो गया, एस और डी। और जो अनजीरेट होता है उसका जो एग्जाम्पल होता है वो कौन सा कक्षक होता है, पी जो ऑर्बिटल होता है वो इसका एग्जाम्पल होता है। तो यहाँ से आपको यही ध्यान रखना है कि लापोर्ट वर्ण जो नियम होता है, लापोर्ट वर्ण नियम को समझने के लिए आपको जी मीन्स जीरेट और यू मतलब अनजीरेट, जी का मतलब समान, अनजीरेट का मतलब है समान। यदि दो परमाणु हैं उनको दूर से पास पास में ला रहे हैं तो इनके वेव फंक्शन जो होंगे, कोणीय जो तरंग फलन होंगे, उनके मान यदि समान है, प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तो जीरेड होगा। और यदि इनके मान क्या हैं, अलग अलग हैं, एक का प्लस है दूसरे का माइनस है, एक का माइनस है और दूसरे का प्लस है, तो वहाँ पे अनजीरेड होगा। जीरेड जो होता है उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल आते हैं, एस और डी ऑर्बिटल आते हैं।
जबकि अनजीरेट जो होता है उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल आते हैं, पी जो ऑर्बिटल होता है वो अनजीरेट के अंतर्गत आता है। तो ये नॉर्मल जानकारी थी। जीरेड और जो अनजीरेड होता है वो क्या होता है, इनके माध्यम से ही हम लैपोर्ट वर्ण जो नियम होता है इसको हम यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए, इसको मैंने आपको बताया कि इस नियम को समझने से पहले हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि सम अर्थात जीरेट, जीरेट का मतलब क्या हो गया, जीरेट को हम हिंदी में कहते हैं सम, और अनजीरेट का मतलब क्या हो गया, यू अर्थात विषम। इससे क्या अभिप्राय होता है, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, सम या जीरेट जो कक्षक होता है वो उसको कहते हैं जिसमें परमाणु के जो नाभिक हैं उनको विपरीत दिशाओं से समान दूरी पर क्या करते हैं, पास में लेके आते हैं। तो उनके जो कोणीय तरंग फलन हैं, एंगुलर वेव जो फंक्शन है, उनके जो चिन्ह होंगे वो क्या होंगे, समान होते हैं। या तो उनके चिन्ह माइनस माइनस होंगे या क्या रहते हैं, प्लस प्लस रहते हैं। इस प्रकार से यहाँ से मैंने आपको बताया था कि जो जीरेट कक्षक होते हैं उनमें कौन कौन से कक्षक आते हैं, एक तो एस कक्षक आता है और एक कौन सा आता है, डी कक्षक होते हैं। तो यहाँ पे जी सममिति को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो यहाँ से ये बता दिया मैंने, ये ध्यान रखना आपको। अब यहाँ से जो एस और डी कक्षक होते हैं इनकी जो सममिति होती है वो जी प्रकार की किस प्रकार से होती है, तो इनको हम इस डायग्राम के माध्यम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एस कक्षक है, ये इसका नाभिक है, यहाँ पे ये नाभिक है। इसी प्रकार से यहाँ से हम ये मान लेते हैं डी कक्षक है, इस प्रकार से ये डी कक्षक है। अब इसमें मैंने आपको बताया कि ये जीरेट कब होगा, जब इनकी सममिति समान होगी, अर्थात इनमें या तो प्लस प्लस चार्ज पाए जाएंगे या माइनस। तो यहाँ पे देखिए प्लस हो गया, ये भी क्या हो गया, प्लस। इसी प्रकार से यहाँ क्या हो गया, प्लस, और ये क्या हो गया, प्लस। अब इसी प्रकार यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव। जैसे ये मान लेते हैं ये कैसा है, नेगेटिव है, तो ये भी कैसा होगा, नेगेटिव हो गया। और ये अक्ष कौन सा हो गया, एक्स अक्ष हो गया। ये अक्ष कौन सा हो गया, यहाँ पे वाई अक्ष हो गया। ये कौन सा कक्षक हो गया, ये यहाँ पे एस कक्षक हो गया। और ये कक्षक कौन सा हो गया, यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल हो गया। तो यहाँ पे ये एक्स कक्षक हो गया और ये कौन सा हो गया, डी हो गया। तो ये जो डायग्राम है ये किसका डायग्राम है, यहाँ पे एस और जो डी कक्षक हैं, एस और डी कक्षकों की कौन सी सममिति है, ये जी सममिति। एस एवं डी कक्षकों की जी सममिति। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो एस कक्षक होते हैं और डी जो कक्षक होते हैं उनकी जो प्रकृति होती है वो जीरेड होती है, अर्थात समान होती है। जब इन कक्षकों को, इन परमाणुओं के कक्षकों को दूरी से पास में लाते हैं तो इनके जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर जो फंक्शन होता है उसके मान समान यहाँ पे प्राप्त होते हैं। एस कक्षक है, इसमें प्लस प्लस है। ये डी कक्षक है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इन दोनों के प्लस प्लस हैं और इन दोनों के क्या हैं, माइनस माइनस। एस और डी कक्षकों की सममिति समान है, इसलिए क्या कहलाएंगी, जीरेड के नाम से इनको जाना जाता है। ये जो डायग्राम है अभी मैंने आपको समझाया है। एस व डी कक्षकों की कैसी सममिति है, ये जी सममिति है।
यहाँ पे एस कक्षक है, क्योंकि एस कक्षक जो होता है, एस कक्षक की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, गोलाकार होती है। गोलाकार होगी, इसमें नाभिक हो गया, उसमें जो ये प्लस चार्ज है इस नाभिक के चारों तरफ क्या रहता है, एक समान रूप से वितरित रहता है, इसलिए यहाँ पे प्लस प्लस चार्ज है, इसलिए इनकी जो सममिति होगी वो कैसी होगी, जी सममिति। इसी प्रकार ये डी ऑर्बिटल है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर इनकी जो सममिति है इसमें प्लस प्लस है और इसमें क्या है, माइनस माइनस। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से इसके जो वेव फंक्शन हैं, एंगुलर जो मोमेंटम है उनके मान क्या हैं, प्लस प्लस हैं। यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम के मान क्या है, एक में तो प्लस प्लस हैं और दूसरे में क्या है, दोनों क्या हैं, माइनस के, माइनस माइनस। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है एस है उसमें तो प्लस प्लस हैं, सेकंड में क्या है, प्लस प्लस हैं, एंड क्या है, माइनस माइनस है। तो यहाँ से इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एस और जो डी ऑर्बिटल होते हैं उनकी जो सममिति होती है वो किस प्रकार की होती है, जी सममिति में ये पाए जाते हैं। इसके विपरीत नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि जो विषम होते हैं, अंजीरेट जो कक्षक होते हैं, उनमें क्या होता है, उनके नाभिकों को क्या करते हैं, विपरीत दिशाओं से जब हम समान दूरी पर लाते हैं तो उनके तरंग फलनों के जो चिन्ह होते हैं वो बताया था मैंने, एक का प्लस है तो दूसरे का माइनस होगा और एक का माइनस है तो दूसरे का क्या होगा, प्लस होगा। इस प्रकार के कक्षकों को हम क्या कहेंगे, यो सममिति कहेंगे। और इसका जो एग्जाम्पल है वो मैंने आपको बताया था, एस और डी जो होते हैं वो क्या होते हैं, जीरेट होते हैं, और जो पी कक्षक होते हैं वो क्या होते हैं, अनजीरेट होते हैं। तो ये तो जीरेट था। इसके बाद देखिए यहाँ से बताया मैंने आपको कि इसके विपरीत यदि हम विषम अनजीरेट यो की बात करें तो इसमें जो परमाणु के नाभिक होते हैं उनको विपरीत दिशाओं से क्या करते हैं, लेके आते हैं। तो यहाँ से उनकी तो तरंग फलन होंगी, वेव फंक्शन के जो मान होंगे वो असमान होते हैं। असमान मतलब एक प्लस का होगा, एक माइनस का, एक माइनस का है तो दूसरा किसका होगा, एक प्लस का होता है। वेव फंक्शन के मान असमान होते हैं, इसलिए यहाँ पर इनकी जो सममिति होती है वो किस प्रकार की होती है, अनजीरेड होती है। इसको हम यू से दर्शाते हैं। और इनके जो एग्जाम्पल हैं वो कौन से कक्षक होते हैं, पी कक्षक इनके एग्जाम्पल यहाँ पे होते हैं। पी कक्षक जो होता है उसकी आकृति को हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक तो ये किसका हो गया, ये प्लस हो गया, ये क्या हो गया, माइनस। अर्थात मैंने आपको बताया था इसमें एक प्लस का है और एक इसका है, माइनस का है। इसलिए ये जो है इसकी प्रकृति जो है वो कैसी होगी, जीरेट होगी कि अनजीरेट, अनजीरेट होगी। ये एक्स अक्ष हो गया यहाँ पे। तो ये जो ऑर्बिटल आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं इसके नीचे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से इसके नीचे हम यहाँ से लिख सकते हैं पी कक्षक की कौन सी सममिति है, ये यू सममिति, पी कक्षक की यू सममिति। क्योंकि इसमें कैसे चिन्ह है, एक प्लस का सिंबल है और दूसरा किसका है, माइनस का सिंबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सी सममिति है, पी कक्षक की यू सममिति। तो यहाँ से देखिए लापोर्ट वर्ण जो नियम होता है, लापोर्ट वर्ण नियम में मैंने आपको बताया था कि लापोर्ट वर्ण जो नियम होता है इसको समझने से पहले आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि जीरेट क्या होता है, अनजीरेट क्या होता है, जीरेट कौन से ऑर्बिटल्स द्वारा प्रदर्शित किया जाता है
और अनजीरेट जो होता है वो कौन से ऑर्बिटल्स द्वारा यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पे जीरेट और जो अनजीरेट हैं इनको समझने के पश्चात आपको पता लग गया कि अब यहाँ पे जीरेट हम किसको कहेंगे और अनजीरेट किसे कहेंगे। जीरेट जो कक्षक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और अनजीरेट जो कक्षक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो जीरेट और अनजीरेट के आधार पर अब हम यहाँ पे लैपोर्ट जो वर्ण नियम होता है उस वर्ण नियम को निम्नलिखित जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा इन पॉइंट्स के आधार पर हम लैपोर्ट वर्ण नियम की व्याख्या यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए इसमें आपको क्या ध्यान रखना है। इस प्रकार जीरेट और अनजीरेट, इस प्रकार जीरेट जो है और अनजीरेट जो है उसका अभिप्राय समझ लिया अपन ने और इसके पश्चात हम जो निम्न बिंदु हैं इसकी सहायता से लैपोर्ट वर्ण जो नियम है इसकी हम व्याख्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट बात आपको क्या ध्यान रखनी है लैपोर्ट वर्ण नियम में कि इस नियम के अनुसार केवल वे ही संक्रमण अनुमत होते हैं, अर्थात वे ही संक्रमण क्या होते हैं, अलाउड होते हैं जिनमें कक्षकों की सममिति असमान हो। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ, इसका मतलब ये हुआ कि लैपोर्ट फर्स्ट बिंदु में आप क्या बताओगे कि लैपोर्ट नियम के अनुसार केवल वे ही संक्रमण अनुमत होते हैं, अलाउड होते हैं जिनमें कक्षकों की सममिति असमान हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो कक्षकों की सममिति है वो क्या होनी चाहिए, असमान होनी चाहिए, तभी क्या होंगे वो अलाउड होंगे। अर्थात यहाँ से यदि ट्रांजिशन, अब मैं सीधा बोलूँगा जीरेट से अनजीरेट, यदि ट्रांजिशन जीरेट से अनजीरेट में हो रहा है असमान है ये, और यदि ट्रांजिशन अनजीरेट से किस में हो रहा है जीरेट, तो इनकी सममिति यदि अलग अलग है अर्थात जो ट्रांजिशन है वो जीरेट से, जीरेट और अनजीरेट मैंने बता दिया क्या होता है। तो यहाँ पे यदि ट्रांजिशन जीरेट से अनजीरेट में हो रहा है और अनजीरेट से किस में हो रहा है जीरेट में हो रहा है, तो इस प्रकार का जो ट्रांजिशन होगा इसको हम बोलेंगे अलाउड, अनुमत ट्रांजिशन। और यदि यहाँ पे ट्रांजिशन जो है समान में हो रहा है, जैसे क्या कहूँ मैं, जीरेट से किस में हो रहा है जीरेट में हो रहा है, अनजीरेट से किस में हो रहा है अनजीरेट में हो, इस प्रकार का जो ट्रांजिशन होगा वो क्या होगा फॉरबिडन होगा। अर्थात इस प्रकार का जो ट्रांजिशन होगा वो क्या होगा वर्जित ट्रांजिशन के नाम से जानेंगे। तो यहाँ से आपको यही ध्यान रखना है, यदि कक्षकों की सममिति असमान होती है अर्थात जीरेट से अनजीरेट और अनजीरेट से जीरेट, तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगा वो अलाउड होगा। यदि ट्रांजिशन जीरेट से जीरेट में हो रहा है और अनजीरेट से अनजीरेट में हो रहा है तो जो संक्रमण होगा वो कैसा होगा फॉरबिडन संक्रमण होगा। तो देखिए इसको यहाँ से ये बता दिया मैंने आपको, इस प्रकार जो अनुमत संक्रमण होगा अर्थात जो अलाउड ट्रांजिशन होगा, अलाउड जो ट्रांजिशन होगा इसमें क्या होगा यहाँ से अलाउड जो ट्रांजिशन होगा उसमें जीरेट से अनजीरेट में होगा ट्रांजिशन और अनजीरेट से किस में होगा जीरेट में। और जो वर्जित ट्रांजिशन होगा वर्जित में क्या होगा, वर्जित में यहाँ से जीरेट से जीरेट में होगा और अनजीरेट से किस में होगा अनजीरेट में होगा। ट्रांजिशन यहाँ पे जीरेट से जीरेट में हो रहा है और किससे किस में हो रहा है अनजीरेट से किस में हो रहा है अनजीरेट में हो रहा है। इस प्रकार हम यहाँ से संक्षिप्त में क्या कह सकते हैं कि जीरेट से अनजीरेट, जीरेट से अनजीरेट और अनजीरेट से जो जीरेट है ये तो क्या होंगे अलाउड ट्रांजिशन होंगे। ये जो ट्रांजिशन होगा ये कैसा ट्रांजिशन होगा यहाँ पे अलाउड ट्रांजिशन। और यहाँ पे जीरेट जो है उससे किस में हो रहा है जीरेट में हो रहा है
और अनजीरेट से किस में हो रहा है, अनजीरेट में हो रहा है। तो ये जो कंडीशन होगी, इस कंडीशन में जो ट्रांजिशन होगा वो कैसा होगा, फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा। तो यहाँ पे ये बात आपको नोट कर लेनी है। यदि ट्रांजिशन जीरेट से जीरेट में हो रहा है, अनजीरेट से अनजीरेट में हो रहा है, तो फॉरबिडन होगा, वर्जित होगा। और यदि ट्रांजिशन जीरेट से अनजीरेट में और अनजीरेट से जीरेट में हो रहा है, तो ट्रांजिशन कैसा होगा, अलाउड होगा। इसके पश्चात नेक्स्ट बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, चूँकि एक ही प्रकार सभी कक्षकों की सममिति भी एक समान होती है, समान सममिति के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण लापोर्ट वर्जित है। इसमें आपको नेक्स्ट ये ध्यान रखना है कि एक ही प्रकार के जो सभी कक्षक होते हैं उनकी सममिति भी समान होती है, इसलिए समान सममिति में जो इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होता है वो लापोर्ट वर्जित होता है, अर्थात लापोर्ट नियम के अनुसार वो क्या होता है, फॉरबिडन होता है। लापोर्ट नियम के अनुसार जो इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण वो होता है, क्या होता है, लापोर्ट वर्जित होता है। क्यों होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण नहीं होने के कारण यहाँ पर उसमें क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, यहाँ पे पुनर्वितरण होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस प्रकार जो अष्टफलकीय जो संकुल, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो अष्टफलकीय संकुल होते हैं उनमें डी संक्रमण पाया जाता है, वो कैसा पाया जाता है, वर्जित पाया जाता है। यदि आपसे यहाँ पे क्वेश्चन किया जाए कि अष्टफलकीय जो संकुल होते हैं उसमें डी जो संक्रमण होते हैं वो फॉरबिडन होते हैं, वर्जित होते हैं, क्यों, तो यहाँ पे आपको आंसर के रूप में यही लिखना है कि जो सभी कक्षकों की यदि सममिति एक समान होती है, तो समान सममिति के जो कक्षक होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉनों का जो संक्रमण होता है वो लापोर्ट नियम के अनुसार वर्जित, फॉरबिडन होता है। क्योंकि यहाँ पर वास्तव में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण नहीं होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, पुनर्वितरण होता है। इसलिए जो अष्टफलकीय संकुल होते हैं उनमें जो डी संक्रमण होता है वो कैसा होता है, वर्जित अर्थात फॉरबिडन होता है। इसके पश्चात आपको ये ध्यान रखना है, यदि डेल एल का मान ±1 है, डेल एल का मान क्या है यहाँ, डेल एल का मान यदि ±1, इसको आपको इस प्रकार से रिटर्न करना है, डेल एल इक्वल टू इस प्रकार से लिखना है +-1 इसको। यदि डेल एल का मान यहाँ पे +-1 है तो यहाँ पर ये जो लापोर्ट नियम है इसके अनुसार ये अनुमत संक्रमण कहलाता है। कौन सा संक्रमण कहलाता है, अनुमत। और यदि डेल एल का मान +-1 नहीं है तो यहाँ पे कौन सा संक्रमण हो जाएगा, वर्जित संक्रमण। तो यहाँ से देखिए एस से पी, एस से किस में ट्रांजिशन हो रहा है, पी से, और पी से किस में हो रहा है, डी में। तो यहाँ पर डेल एल का जो मान है वो कितना प्राप्त हो रहा है, हमें +-1 ही प्राप्त हो रहे हैं। को एस से पी में जा रहे हैं अपन, और पी से किस में जा रहे हैं, डी में। तो यहाँ से डेल एल का जो मान हो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, +-1 प्राप्त हो रहा है। इसलिए एस से पी में, पी से डी में जो संक्रमण हो रहा है वो कैसा संक्रमण है, यहाँ पे अनुमत संक्रमण कहलाता है, अनुमत संक्रमण हो गया। इसी प्रकार यदि यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि समान ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण हो रहा है, एस से एस में हो रहा है, पी से पी में हो रहा है, एस से डी में हो रहा है। अब एस से डी में हो रहा है यहाँ, तो यहाँ पे डेल एल का जो मान है वो 2 हो जाता है। एस से डी में जो है हो रहा है इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण, तो यहाँ से डेल एल का मान क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। और डी से डी में हो रहा है, समान में हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, यदि डेल एल का जो मान है वो +-1 के इक्वल आता है तो अलाउड होगा। और यदि ट्रांजिशन सेम ऑर्बिटल में हो रहा है, जैसे एस से एस में हो रहा है,
P से P में हो रहा है, D से D में हो रहा है। तो इस प्रकार का जो ये ट्रांजिशन होगा, ये कैसा ट्रांजिशन होगा, यहाँ से फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा। तो यहाँ से ध्यान रखना आपको, डेल एल का मान यदि ±1 है तो अलाउड ट्रांजिशन होगा, और यदि ट्रांजिशन सेम ऑर्बिटल्स में हो रहा है, एस से एस में हो रहा है, पी से पी में हो रहा है, डी से डी में हो रहा है, तो कैसा होगा, फॉरबिडन ट्रांजिशन के नाम से इसको हम जानेंगे। इसके पश्चात यहाँ से आगे आपको ध्यान रखना है कि जो Ca होता है, इसमें 4s2 में क्या होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, उदाहरण के रूप में यहाँ हम ले Ca, और Ca जो है इसमें देखिए 4s2, इसको इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास हो गया वो क्या हो गया, 4s1 4p1। ये संक्रमण अनुमत होते हैं। अनुमत क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिशन जो है वो किससे किस में हो रहा है, एस से पी में हो रहा है, और एस से जो पी है यहाँ पे डेल एल का मान हमें क्या प्राप्त होता है, ±1 प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पे ये जो संक्रमण होगा, ये कैसा संक्रमण होगा, यहाँ पे अलाउड संक्रमण के नाम से इसको हम जानेंगे। तो यहाँ पे उदाहरण के रूप में अपन ने क्या लिया, Ca जो है, Ca में 4+2, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 4s1 4p1। अब ये जो संक्रमण है ये कैसा होगा, अनुमत होगा, क्योंकि यहाँ पर S से P में ट्रांजिशन हो रहा है, और S से P के लिए डेल L का मान ±1 होता है। इसलिए जो ट्रांजिशन होगा, कैसा ट्रांजिशन होगा, अलाउड ट्रांजिशन यहाँ पे होगा। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि Ca में अलाउड ट्रांजिशन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर L का जो मान है वो 0 से +1 के रूप में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात डेल L का जो मान है ±1 की रेंज में आ रहा है। अब इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो नियम होता है, लेपोर्ट वर्ण नियम, ये द्विघ्वंशी क्वांटम संख्या में परिवर्तन से होता है। इसलिए जो लेपोर्ट वर्जित संक्रमण होते हैं वो कक्षीय वर्जित संक्रमण भी कहलाते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि लेपोर्ट वर्ण जो नियम है ये द्विघ्वंशी क्वांटम संख्या में परिवर्तन से होता है। इसलिए यहाँ पे ये जो संक्रमण होता है इसको हम क्या कहते हैं, कक्षीय वर्जित संक्रमण के नाम से भी इसको जाना जा सकता है। इसके पश्चात यहाँ पे दो बातें और आपको ध्यान रखनी है। लेपोर्ट जो वर्ण नियम होता है इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, यह जानना महत्वपूर्ण है कि लापोर्ट नियम जो होता है सिर्फ अष्टफलकीय संकुलों पर ही लागू होता है। अब इसमें ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो लापोर्ट का नियम है, लापोर्ट वर्ण जो नियम है, ये केवल कौन से संकुलों पर लागू होता है, अष्टफलकीय संकुलों पर लागू होता है। क्यों होता है, क्योंकि अष्टफलकीय जो संकुल होते हैं उनकी जो संरचना होती है, उनका जो सममिति केंद्र होता है वो पाया जाता है, अर्थात इनका जो केंद्र होता है वो कैसा होता है, सममिति केंद्र होते हैं। तो यहाँ से 4th पॉइंट में आपको ये ध्यान रखना है, लापोर्ट वर्ण जो नियम होता है वो अष्टफलकीय जो संकुल होता है उन पर लागू होता है, क्योंकि अष्टफलकीय जो संकुल होते हैं वो अपनी सममिति में सेंटर ऑफ सिमेट्री रखते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री उनमें पाया जाता है, केंद्र सममित पाया जाता है। उसके कारण यहाँ पर अष्टफलकीय जो संकुल होते हैं उनमें लेपोर्ट वर्ण जो नियम होता है ये पाया जाता है। इसके विपरीत यहाँ पे इसको उल्टा यदि रिवर्स हम कर दें, इसके स्थान पे ये हम कह दें कि लेपोर्ट वर्ण जो नियम है वो चतुष्फलकीय संकुलों पर लागू नहीं होता है। अब अष्टफलकीय संकुल जो हैं उन पर तो यह नियम लागू हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें जो केंद्र होता है वो कैसा होता है, सममित होता है। लेकिन दूसरी कंडीशन में अपन ने क्या कहा कि जो चतुष्फलकीय संकुल होते हैं उन पर लेपोर्ट वर्ण नियम लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि चतुष्फलकीय जो संकुल होते हैं उनमें सेंटर ऑफ जो सिमेट्री होता है, सममित जो केंद्र होता है वो नहीं पाया जाता है। तो लास्ट पॉइंट के रूप में इस नियम में आपको ये ध्यान रखना है,
चतुष्फलकीय संकुल जो होते हैं उसमें सममिति केंद्र नहीं पाया जाता है, इसलिए चतुष्फलकीय संकुलों पर संगत रूप से यह नियम लापोर्ट वर्ण जो नियम है यह लागू नहीं होता है। इस प्रकार जहां अष्टफलकीय संकुलों में डी संक्रमण लापोर्ट वर्जित होने के कारण अष्टफलकीय जो संकुल हैं उनमें डी जो संक्रमण होता है वो क्या होता है, फोरबिडन होता है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है अष्टफलकीय जो संकुल होता है उसमें कौन सा नियम वर्जित रहता है, डी संक्रमण, और डी संक्रमण वहाँ पे वर्जित है, फोरबिडन है, इसलिए यहाँ से हमें कम तीव्रता प्राप्त होगी। और इसके विपरीत यदि मैं चतुष्फलकीय की बात करूं तो चतुष्फलकीय जो संकुल होते हैं उनमें स्पेक्ट्रा तीव्रता वाले प्राप्त होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें डी जो संक्रमण होता है वो क्या होता है, पाया जाता है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है चतुष्फलकीय जो संकुल होते हैं उसमें सममित केंद्र नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये लैपोर्ट वर्ण नियम की पालना नहीं करते हैं। अष्टफलकीय जो संकुल होते हैं उनमें डी संक्रमण लापोर्ट वर्जित होता है, इसलिए कम तीव्रता के होते हैं। और चतुष्फलकीय जो संकुल होते हैं इनमें डी संक्रमण पाया जाता है, इसलिए इनके जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो हमें कैसी तीव्रता के प्राप्त होते हैं, इनके जो स्पेक्ट्रम होते हैं हमें उच्च तीव्रता वाले स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। तो ये था आपका लैपोर्ट वर्ण नियम। तो यहाँ से आज की क्लास में अपन ने क्या क्या डिस्कस किया, देखिए किस प्रकार से आपको इसको रिटर्न करना है। फर्स्ट नंबर आपको यहाँ पे डालना है चक्रण वर्ण नियम, ये वाला पेज आपको रिटर्न कर देना है। इसके पश्चात ये पेज आपको रिटर्न करना है, ये रिटर्न करना है इस प्रकार से। इसके पश्चात सेकंड लॉ आपको डालना है लैपोर्ट वर्ण नियम, ये डायग्राम बना देना है इसमें, ये डायग्राम बना देना आप, ये बना देना, एक बनाना है इनमें से, ये रिटर्न कर लेना है आपको। जीरेट क्या होता है, अनजीरेट क्या होता है, अष्टफलकीय संकुल जो होते हैं वो क्या होते हैं, चतुष्फलकीय में लैपोर्ट वर्जित होता है कि अलाउड होता है, डेल एल का मान +1 होने पर क्या होता है, उदाहरण के लिए में अपने लिया यहाँ पे। तो ये था आपका लैपोर्ट वर्ण नियम। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल।